चलो स्टार्ट करें। पी ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। बोरान फैमिली ध्यान दो भैया। ग्रुप 13 या ग्रुप 3 ए, ठीक है। ये पहले हम लेवल्स का पी ब्लॉक दिखा रहे हैं, ठीक है, बोरान एंड कार्बन फैमिली। उसके बाद हम 12 के पी ब्लॉक में आएंगे। एस ब्लॉक आपने पढ़ा है पी ब्लॉक। तो सबसे पहले बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। बकवास बातें बताना कि पी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर करता है, तो जानते ही हो गया, समझदार हो। देवी माँ के पास लग रहे हो सब। आइए आगे देखिए, लगा के कौन कौन से एलिमेंट है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं बोरान फैमिली। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, गैलियम। कुछ प्रॉपर्टी होती है जो टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होगी, और कुछ प्रॉपर्टी होगी जो टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज होगी। विदाउट एक्सेप्शन वाली प्रॉपर्टी, बाकी तो कुछ एक्सेप्शन होगा उसको अलग कवर करें, ठीक है। नॉर्मली इंक्रीजेस की बात हो तो टॉप टू बॉटम चलने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है, जो विदाउट एक्सेप्शन। बाकी तुम्हें लग रहा होगा साइज भी इंक्रीज होती है, बट यहाँ साइज एक्सेप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन धरे पड़े हुए। केवल डेंसिटी टॉप टू चलने में इंक्रीज होती है क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो इंक्रीज होता है। डिक्रीज की बात करूं तो यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज होता है। यही दो ऐसी प्रॉपर्टी है जो विदाउट एक्सेप्शन चलती है टॉप टू बॉटम पे इस ग्रुप में। डेंसिटी इंक्रीज होती है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बाकी जो भी प्रॉपर्टी है सब एक्सेप्शन, उसको कवर करते हैं सारे एक्सेप्शन पे। अगर सबसे पहला एक्सेप्शन है यहाँ पे साइज। नॉर्मली क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम चलने पर तो साइज बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। एल्यूमिनियम थर्ड से, ये फोर्थ से, ये फिफ्थ से, ये सिक्स्थ से, ठीक है। तो जिस पीरियड नंबर से बिलोंग करता है उसकी लास्ट सेल वही होती है, ठीक है। यानी इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में होगा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में होगा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में होगा, इसका फिफ्थ और इसका सिक्स्थ। और न्यूक्लियस से लास्ट सेल की डिस्टेंस तो साइज कहलाती है, ठीक है। तो नॉर्मली टॉप टू बॉटम चलने पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, इस वजह से साइज बढ़ना चाहिए। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, बोरान से जब आप एल्यूमिनियम चलते हो साइज बराबर बढ़ता है, बट एल्यूमिनियम से गैलियम चलने पर साइज घट जाता है। मतलब गैलियम का साइज क्या होता है, एल्यूमिनियम से कम होता है। ये एक्सेप्शन होता है यहाँ पे। रीजन होता है ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं साइज लिखूं तो बोरान से ज्यादा जिसका होगा होना चाहिए एल्यूमिनियम का, बट एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या होता है, गैलियम का साइज कम एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है, तो बोरान से ज्यादा हो जाएगा किसका, गैलियम का। गैलियम से ज्यादा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से ज्यादा इंडियम का, इंडियम से ज्यादा गैलियम का। यानी यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज दिखा बस, ठीक है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, बोरान ज्यादा एल्यूमिनियम का, इससे ज्यादा गैलियम का, गैलियम ज्यादा इंडियम और
इसका रीजन होता है पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन में यही चमकता हुआ दिखाई देगा, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है एक्चुअली, देखो अगर आप देखो इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका 31 है, बराबर, ठीक है। तो 13 के पहले तो s इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 मैग्नीशियम है, लेकिन 31d के पहले क्या 30 जिंक भर चुका होगा, बराबर ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 31, देखो जरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ठीक है, 4s2, बराबर ना। तो अब देखिए ये कितना हो गया 30 इलेक्ट्रॉन और 3d10 हो गया ना 4s2, और ये हो गया आपका 4p1, बराबर। ये देखो इसके जो लास्ट ये p इलेक्ट्रॉन्स है, ये लास्ट सेल है, उसके पहले d इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्या। और आपको पता है जो अंदर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। रिपल्शन ऑफर्ड बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी ये सब इलेक्ट्रॉन मिलके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जितना ज्यादा रिपेल करेंगे साइज उतनी ज्यादा बढ़ेगी, भाई रिपल्शन साइज बढ़ जाएगी ना। बट प्रॉब्लम क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे बढ़िया होती है एस इलेक्ट्रॉन की, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी होती है, एस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस होता है। उससे वीक स्क्रीनिंग पावर होती है पी इलेक्ट्रॉन्स की, उससे वीक होती है डी, और सबसे वीक होती है एफ। तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग पावर बहुत ही पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। तो बताइए इन लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग कौन कर रहा है, डी इलेक्ट्रॉन्स, उसकी स्क्रीनिंग पावर क्या होगी, पुअर होगी। ये उतना ज्यादा रिपल्शन, ये 10 इलेक्ट्रॉन मिलके इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से स्क्रीन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी स्क्रीनिंग पावर क्या है, पुअर। स्क्रीनिंग का मतलब समझ लो न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में पर्दा बना देना, एक कर्टन बना देना, ठीक है। तो ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स इनकी पुअर स्क्रीनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये डी इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर शील्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, आसानी से अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम हो गया, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या। तो ये बात एक पहला एक्सेप्शन याद रखेंगे यहाँ साइज में। सेकंड एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, सेकंड है अपना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये भी खतरनाक टाइप का एक्सेप्शन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नॉर्मली क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, बराबर ना। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, बराबर। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, बोरान और एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक चलने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, ठीक है। उसके बाद अचानक से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने लगती है, ठीक है। यानी एल्यूमिनियम ज्यादा गैलियम, अगर मैं सीधे सीधे ऑर्डर लिख दूं तो एल्यूमिनियम ज्यादा किसका होगा, गैलियम, गैलियम ज्यादा इंडियम, इंडियम थैलियम, और बोरान की तो सबसे हाईएस्ट। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, कोई रीजन वजन पूछता नहीं है, बट मैं आपको सीधा सा बता दूं, रीजन भी फिर बोले तो गैलियम, इंडियम और थैलियम के पहले डी ब्लॉक आ जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ 31 है, यहाँ 30 खत्म हुआ होगा, इसका 49 है तो यहाँ 48 खत्म हुआ होगा, डी ब्लॉक कैडमियम, ठीक है। और यहाँ 81 है तो 80 मर्क्यूरी खत्म हुआ होगा। तो इन तीनों के और ठीक है। तो गैलियम, इंडियम और थैलियम के पहले क्या आ चुके होंगे, डी ब्लॉक। भाई गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 31, इंडियम का है 49, उसका है 81। तो 39 के पहले, 31 के पहले क्या खत्म हुआ है, जिंक, 30 जिंक। 49 के पहले वाला एलिमेंट बताओ, 48 कैडमियम, ठीक है। 81 से पहले 80 मर्क्यूरी, सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में होंगे। जिंक होता है 3d10, कैडमियम होता है 4d10 और मर्क्यूरी होता है 5d10। इन तीनों एलिमेंट के पहले डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और डी के इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे से स्क्रीन कर नहीं पाएंगे। जब स्क्रीन नहीं कर पाएंगे इन सब के बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी अट्रैक्टेड होंगे, और न्यूक्लियस अगर अट्रैक्टेड तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और साइज कम तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। रीजन कोई पूछे नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ क्या बात, समझा रहा।
चलिए तीसरा एक्सेप्शन आपके पास मेल्टिंग पॉइंट का। नॉर्मली टॉप टू बॉटम चलने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड अलग होता है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है कहां से कहां तक, बोरान से कम होता है आपका, बोरान से लेके आपका आप यहाँ तक हटा दीजिए गैलियम तक, बोरान से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम गैलियम। भाई टोटल अगर घट जाता है ना तब तो नॉर्मल फिनोमिना हो जाता है ना, तब एक्सेप्शन का आएगा। देखो ना बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू चलने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए, बट बोरान से एल्यूमिनियम तक क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, एल्यूमिनियम से गैलियम डिक्रीज, अचानक इसके बाद इंक्रीज हो गया, ठीक है, यानी इंडियम का ज्यादा हो गया और थैलियम का और ज्यादा हो गया, यानी बोरान टू एल्यूमिनियम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज हो गया, नॉर्मल बिहेवियर आ गया। तो अगर ओवरऑल सेट करके ऑर्डर लिखे तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बोरान का, फिर एल्यूमिनियम का, उसके बाद आ जाएगा आपका थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम। आपको पता है गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट 31 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है, हथेली पे रखने पर मेल्ट हो जाता है गैलियम। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है यहाँ पे, बात समझा, ठीक है। चौथा जो एक्सेप्शन है यहाँ पे, फोर्थ एक्सेप्शन है इनका, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो बहुत बार पूछा जाता है, इसको मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में सब बातें बताई थी कि इसकी जो आयोनाइजेशन, नो डाउट टॉप टू चलने पर क्या होना चाहिए, ऐसे एनर्जी क्या होगा, साइज बढ़ रहा था ऐसे एनर्जी घटनी चाहिए, बट इसकी ऐसे एनर्जी बेटा डब्ल्यू के शेप में घटती है, कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे इनको बोरान, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे गैलियम, यहाँ पे आपका इंडियम, यहाँ पे आपका थैलियम, कुछ ऐसा, थोड़ा सा इसको तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई, बोरान, फिर थैलियम, फिर ये ऑर्डर होता है, डब्ल्यू के शेप में करती है इसका। तो अगर मैं इसको लिखूं तो सबसे ज्यादा हो गई क्या आपका बोरान, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम, ये ऑर्डर आता है इनके इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एनर्जी, ध्यान रखेंगे। और रीजन पूछते हैं कि भाई नॉर्मली थैलियम की तो कम होनी चाहिए थी इंडियम से, थैलियम का साइज ज्यादा, ठीक है, इंडियम से, तो लेकिन थैलियम का साइज अगर ज्यादा है जिसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, और इसकी जगह इंडियम से बढ़ गई है। थैलियम की इंडियम ज्यादा इसलिए होती है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा कि नहीं, डीएनएफ ब्लॉक अभी नहीं पढ़ाया गया, हाँ तो वहां तुमको पढ़ाया जाएगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पे जो थैलियम की जो ज्यादा हुई है इंडियम से, इसकी वजह होती है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं हल्का समझाता हूँ आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ अच्छा ऑप्शन बनेगा ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन। और फिर बात आती है जरा एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करें तो यार नॉर्मली क्या होता है, गैलियम का साइज अगर बड़ा होना चाहिए था, इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, अगर गैलियम की एल्यूमिनियम ज्यादा हो गई, याद करो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन अभी बताया था ना, तो गैलियम का साइज की एल्यूमिनियम से कम हो जाता है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना ये सब ऑप्शन बन के आएंगे आपके सामने, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन। तो हल्का समझ लो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि बार-बार ये हर फैमिली में आएगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड्स जो होते हैं बेटा वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को दो पीरियड में रखा गया है, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। तो थोड़ा सा मैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझा दूं आपको। अगर मैं यहाँ पे बात की समझ में आ गया एनर्जी का ट्रेंड क्या है, लैंथेनाइड्स जो होते हैं ना 57 तो लैंथेनम होता है ना, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट बराबर। लेकिन इसके बाद आप देखोगे डी ब्लॉक में ना 57 के बाद आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप खोल के बैठ सकते हो, 57 के बाद आपको 58 नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको 72 दिख रहा होगा, ठीक है, डी ब्लॉक में 72 हाफनियम दिख रहा होगा, ठीक है, 72 हाफनियम दिख रहा होगा, यानी बीच में आपको 14 एलिमेंट मिसिंग नजर आ रहे होंगे,
from atomic number 58 to 71 they are called lanthanide. इनको क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड। और ये 6th पीरियड में रखे गए हैं और 3rd ग्रुप में होंगे। 6th पीरियड एंड 3rd ग्रुप। लैंथेनाइड की क्वेश्चन क्या है? 6th पीरियड एंड 3rd ग्रुप। और एक्टिनाइड्स की होती है 7th पीरियड एंड 3rd ग्रुप। आपने पीरियड टेबल में लिखा है ऐसा, ठीक है? तो ये तो 58 टू 71 की जो 14 एलिमेंट है ना, 58 सीरियम से लेके 71 ल्यूटीशियम तक के जो एलिमेंट है, इनको हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं। लैंथेनाइड्स इस वजह से नहीं बोलते कि लैंथेनम के बाद रखे गए। लैंथेनाइड इस कारण 14 एलिमेंट को बोलते हैं क्योंकि इन 14 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है लैंथेनम से काफी ज्यादा सिमिलरिटी दिखाती है, जिनको क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड। अब ये 58 में देखो, अगर मैं यहाँ एलिमेंट लिख दूं, कहीं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है समझना है। तो 58 हो गया सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमेथियम और समय, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, स्प्रोसियम, ओलियम, ठीक है, इर्बियम, ओलियम, एटर्बियम और ल्यूटीशियम। ये 14 एलिमेंट लैंथेनाइड्स के कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं इनका एटॉमिक नंबर लिखूं तो ये हो गया 58, ये 59, ये 60, ये 61, ये 62, ये 63, ये 64, ये 65, ये 66, 67, 68, 69, 70 और 70, ठीक है। ये 14 एलिमेंट क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइड्स। अब बात है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? एज द एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनाइड्स इंक्रीजेस its size decreases, this is called lanthanide contraction। भाई आप बताओ, लैंथेनाइड लेफ्ट टू राइट रखे गए हैं ना, ठीक है, तो नॉर्मली भी तो लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज घटता ही तो है, ठीक है, और यहाँ पे भी तो घट रहा है भाई, लेफ्ट टू राइट तो हो गया लैंथेनाइड्स, ठीक है। चलो देखो, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एज द एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनाइड्स इंक्रीजेस इट्स साइज डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तुम्हारे बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है ब्लॉक का, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉज फॉर इट एंड व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस, इनके होने से क्या क्या होगा, ठीक है, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है। तो अगर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो as the atomic number of lanthanide increases its size decreases, this is called lanthanide contraction। but problem क्या है कि आपको लग रहा है सर नॉर्मली तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज घटता ही तो है, लेकिन इसको अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? भाई ये लेफ्ट टू राइट के एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट चलने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और चार्ज बढ़ता है तो साइज कम होता है, बराबर। तो यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहा है सर, Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं, तो साइज घटना चाहिए, इसको अलग से हेडिंग डाल। क्यों पढ़ाया जा रहा बेटा कि साइज घटेगा? रीजन, अगर ये मान लो बेटा न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लैंथेनाइड की बात करूं पूरे एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 F12 14 होता है, n-1 D 0 या 1 होता है और ns2 बराबर। ये पूरे एफ ब्लॉक के बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने को पता है यार एफ ब्लॉक 2 पीरियड में रखे हैं, पीरियड नंबर 6 जिसको हम लैंथेनाइड्स बोलेंगे और पीरियड नंबर 7 जिसको हम एक्टिनाइड्स बोलेंगे। तो अगर मैं लैंथेनाइड के बैलेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का प्रयास करूं तो n की वैल्यू 6 रखूंगा, बराबर ना, पीरियड नंबर 6 है, यहां जरा रखो n की वैल्यू 6 रखो, 6s2। अगर n की वैल्यू 6 है तो n-1 क्या होगा? 5d 0 और 1, और n-2 क्या होगा? 4f1 3 4।
ये लैंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर 4f1 to 14 5d0 और 1 और 6s2। इसका मतलब बात बताओ, अगर ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड, ये फोर, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, सारे लैंथेनाइड के एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 58 से। इसका मतलब लास्ट इनर्ट गैस जो ये क्रॉस करके आए हैं दैट इज ज़ेनॉन 54। जिसका मतलब ज़ेनॉन को क्रॉस करके आए 54 तो न्यूक्लियस में है। तो मैं सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ज़ेनॉन तो हमने लिख ही लिया 54। उसके आगे ये फॉर्मेट चलो देखो 4f1 5d1 6s2 54 और एक 55 56 57 58 बराबर, ये तो है ना। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा 6s2, यहाँ पे 5d1 और यहाँ पे 4f1 और ये आपका 54 और जो भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ 58 है ना, 58 कर दो। सीरियम की बात करो। एक बात बताओ, जैसे मैं प्रेसोडायनियम में चलूं तो क्या होगा आप बताओ? प्रेसोडायनियम में जाऊंगा, क्या न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा? तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, जो साइज को घटाने का प्रयास करेगा। लेकिन साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेगा, बट क्योंकि ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है तो इनका इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ तो आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो 4f में आएगा। तो अगर एक जैसे प्रेसोडायनियम हुआ, क्या यहाँ 4f2 हो गया बराबर। फिर हमने जब नियोडायनियम पे गए तो न्यूक्लियस से फिर से एक प्रोटॉन बढ़ गया क्या, बट साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, बट वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में अल्टीमेट सेल में ना जाके एंटी पेनल्टीमेट सेल में जा रहा है। सबसे बाहर वाली सेल को अल्टीमेट बोलते हैं, उससे अंदर वाली को पेनल्टीमेट, उससे अंदर वाले एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। इसका मतलब ये 4f3 हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटिशियम चल रहे हैं, नो डाउट एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, जो आउटर मोस्ट 6s इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाह रहा है? अपनी तरफ खींचना चाह रहा है और साइज को क्या करना है? डिक्रीज करना चाह रहा है। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी जो ऐड हो रहा है ना, और वो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली सेल में नहीं जा रहा है, बाहर से दो अंदर 4f सेल में जा रहा है। और अपने को पता है अगर अंदर वाली सेल में मैं इलेक्ट्रॉन को बढ़ाऊंगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे धक्का मारने के चांसेस भी तो बढ़ेंगे। स्क्रीनिंग बात समझा ना भाई? अगर यही लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता तो मैं स्क्रीनिंग की बात ही ना करता। मैं एस और पी ब्लॉक में कभी स्क्रीनिंग पढ़ाता ही नहीं, ठीक है। स्क्रीनिंग तो आती है डीएनए ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट सेल पे ना जाके डी में तो यहाँ आते हैं और एफ में यहाँ आते हैं बराबर। तो जैसे जैसे आप सीरियम से न्यूक्लियम चल रहे हो, नो डाउट न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन बढ़ा रहे हो, जिससे आउटर मोस्ट 6s इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा न्यूक्लियस से करीब आना चाह रहा है और साइज घटना चाह रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, केवल अगर यही काम होता तब तो टेंशन ना होता। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ऐड होता तब भी मैं स्क्रीनिंग की बात उतनी ना करता, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अंदर की तरफ आ रहे हैं, इनर ऑर्बिट पे जाके सेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इनर ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं। तो जैसे जैसे तुम एक एक एलिमेंट आगे बढ़ रहे हो, प्रोटॉन एक बढ़ा रहे हो, साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, और वो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली सेल में डाल के अंदर वाली सेल में डाल रहे हो, और अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले क्या मारेंगे? धक्का मारेंगे। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और धक्के से साइज बढ़ना भी तो चाहिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज भी तो होता है, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग उतना ज्यादा साइज। यहाँ दो फैक्टर्स एक साथ गेम खेल रहे हैं कि जब हम लैंथेनाइड में सीरियम टू ल्यूटिशियम चल रहे हैं, नो डाउट प्रोटॉन न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिससे साइज कम होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी तो ऐड हो रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट में न जाके एंटी पेनल्टीमेट सेल में जा रहा है, अंदर वाली ऑर्बिट में जा रहा है। और हमको पता है कि अंदर वाले ऑर्बिट में के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहर वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ रिपल्शन भी हो रहा होगा, क्योंकि अंदर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी तो ऐड हो रहे हैं 4f में, ठीक है। तो इससे स्क्रीनिंग भी तो बढ़ रही है, और स्क्रीनिंग से साइज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? साइज को घटाने का प्रयास कर रहा है। स्क्रीनिंग क्या कर रहा है? साइज को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और ओवरऑल नाम क्या है टॉपिक का? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी साइज अल्टीमेटली केवल घट ही रहा है। इसका मतलब स्क्रीनिंग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया हमने, बराबर ना। क्योंकि स्क्रीनिंग हो किसकी वजह से रही है? 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से। और f और d इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग क्या होती है? बहुत पुअर होती है। इसीलिए हम यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट को उतना तवज्जो, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसलिए अल्टीमेटली केवल साइज क्या होती है? घटती है। इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या था कि नो डाउट हम सीरियम टू ल्यूटिशियम जब चले
तो क्या हुआ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, जिससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ा, साइज घटना चाहिए। बट जो एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है वो कहाँ आ रहा है, एंटी पेनल्टीमेट सेल में, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्पिनिंग दे रहा होगा, उससे साइज बढ़ना चाहिए था, फिर भी साइज नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि जो स्क्रीनिंग करने वाला इलेक्ट्रॉन कौन था, 4f इलेक्ट्रॉन, उसको तो इंपॉर्टेंस नहीं दिया, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिससे क्या है, ये अच्छे से शील्ड कर ही नहीं पाएगा। जब अच्छे से शील्ड इस इलेक्ट्रॉन को नहीं पाएगा तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, और फाइनली क्या होता जाएगा, साइज घटता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब बात यहाँ पे लगा दो कि सर ये थैलियम और इंडियम का केस क्या है। थैलियम का आप देखिए तो एटॉमिक नंबर क्या है आपका, 81, बराबर ना। 81 से पहले क्या आया होगा, 80, और यहाँ पे क्या है 71। इसका मतलब नो डाउट मर्क्यूरी में भी 4f14 इलेक्ट्रॉन भरा गया होगा। भाई मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर 80 है, 80 वाले का 71 नहीं खत्म हुआ होगा क्या? इसका मतलब थैलियम के पहले भी तो 4f14 हुआ होगा, और 4d10 भी तो हुआ होगा, या 3d 4d 5d, 5f14 और 5d10, बराबर ना, मर्क्यूरी के पहले। तो आप इसको समझो कि ये जो मर्क्यूरी है किस पीरियड में रखा गया है, देखो 4 5 6 में ना, हाँ 6 में आप 4f लिया है, 4f और 5d। चलो, इसका मतलब थैलियम के पहले भी क्या f भर चुका होगा। भाई थैलियम 81 है, उसके बाद 71 तो खत्म हुआ होगा, देखा दिमाग लगाओ, 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 ऐसा करते गए 4f14। इसका थैलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पहले 4f14 भरा होगा, और 4f14 की स्क्रीनिंग पावर क्या है, पुअर है। इसका थैलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस देखेगा, और देखेगा तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी, और इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली बाउंड हो जाएंगे, और टाइटली बाउंड हो जाएंगे तो निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए थैलियम का आंसर एनर्जी इंडियम ज्यादा हो। समझ में आ गया क्या? ठीक है, बाकी इसका तुमको समझा ही दिया, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अब इतने में कोई डाउट? चलिए अगला टॉपिक है अपने पास, ये तो हो गया, सारे एक्सेप्शन कवर कर लिया। अब आते हैं बोरान फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान फैमिली। तो सबसे पहले है रिएक्शन विद एयर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। ठीक है, रिएक्शन को बेटा जितना नोट्स में रहेगा बिल्कुल एकदम उतना आपको छोड़ना नहीं है, नोट्स जितना मैंने लिख के दिया है, सब कुछ पूरा एनसीईआरटी है, फिर भी आप एनसीईआरटी पर पढ़िएगा। 99% चांस है मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, बट 1% कुछ हो सकता है गलती से छूट जाए, बट पूरी की पूरी एनसीईआरटी नोट्स में उतर गई। तो ढंग से पढ़ लोगे तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी। ठीक है, और फिर चाहे तुम मेन से बैठो, एडवांस से बैठो, दुनिया किसी एग्जाम बैठो, एनसीईआरटी के बाहर ब्लॉक केमिस्ट्री आती नहीं है, ब्लॉक केमिस्ट्री केवल एनसीईआरटी से आती है पूरी की पूरी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एयर के साथ, तो एक्चुअली जो और एल्यूमिनियम होते हैं ना बेटे, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एयर के साथ रिएक्शन, ठीक है, बोरान भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिएक्शन नहीं करता, एल्यूमिनियम भी क्या होता है, अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिएक्शन करोगे तो प्योर एल्यूमिनियम होता है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पैसिव लेयर बन जाती है, उसके बाद वो रिएक्शन करना बंद हो जाता है। अगर प्योर एल्यूमिनियम होगा, क्रिस्टलाइन एल्यूमिनियम होगा, तो वो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने में क्या करता है, अपने ऊपर ऑक्साइड की पैसिव लेयर बना देता है। ठीक है, इसलिए बोरान और एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एयर से रिएक्शन नहीं करते, वो एमॉर्फस फॉर्म में एयर से रिएक्शन करते हैं, और एयर में ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और रिस्पेक्टिव अपने ऑक्साइड बनाएंगे, और नाइट्रोजन से रिएक्शन करके एयर से नाइट्राइड बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, नॉर्मल लिखूं, मान लो कोई भी एलिमेंट है बोरान फैमिली का, जब वो एयर से रिएक्शन करता है तो वो E2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है। अब बोरान है तो B2O3, एल्यूमिनियम है Al2O3, एल्यूमिना, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट एयर की ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएगा, E2O3 टाइप का ऑक्साइड, और बोरान फैमिली का कोई भी एलिमेंट एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन से रिएक्शन करके En टाइप का नाइट्राइड बनाता है, Bn बोरान नाइट्राइड, Aln एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, इस तरह के क्या बनाते हैं, नाइट्राइड, ये है नाइट्राइड, नाइट्राइड।
अब इसमें अगर कुछ पॉइंटर लिखूं जो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है, बोरान डज नॉट रिएक्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी वो डज नॉट रिएक्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी वो एयर के साथ, क्रिस्टलाइन बोरान एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट विद एयर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरान एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। और एल्यूमिनियम के साथ प्रॉब्लम क्या है, बोरान तो बिल्कुल मना कर देगा, भैया हम रिएक्शन नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम क्यों नहीं रिएक्शन करता, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर Na की एक पैसिव लेयर बन जाती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम फॉर्म्स वेरी थिन ऑक्साइड लेयर, जैसा एनसीईआरटी लिखा वही लाइन भाग लिख रहा हूं, वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑफ Al2O3, एल्यूमिना की पैसिव लेयर बन जाती है, ठीक है। तीसरा, amorphous boron and amorphous aluminium react with air to form respective oxide and nitride, ठीक है। amorphous form जो इसके होते हैं, amorphous form of boron and aluminium react with air to form oxides and nitrides, बहुत ध्यान से, टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ, एक एक लाइन जितना मैंने नोट्स में दिया है सब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना पॉइंट दिया, कोई पॉइंट आप हल्के में लेके मत जाओ, क्योंकि उनका देखो यार एनसीईआरटी वालों का भरोसा नहीं, सीबीएसई वालों का, उनका मन करता है तो अपने कवर पेज से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जो रिएक्शन कोई कवर पेज में लिखी होती है एनसीईआरटी में ना, वो भी इंट्रेंस में आ चुकी होती है, हाँ, जो मन करता है वहां से क्वेश्चन बनाते हैं। तो कोशिश अपने करना है कुछ भी छूटने ना पाए, प्रयास पूरा किया गया है कि पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी जाए, ठीक है। बट फिर भी मैं आपसे रिकमेंड करूंगा एक बार फिर भी आप पढ़िएगा एनसीईआरटी, हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया, ठीक है। 99% मैंने कवर किया है, बट 1% तो एक्सेप्शन हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट कवर कर लेंगे अपन लोग कि आपका बोरान जो होता है और एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिएक्शन नहीं करता, एमॉर्फस बोरान और एमॉर्फस एल्यूमिनियम एयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा इनकी ऑक्साइड्स को कवर कर लेते हैं, सारे ऑक्साइड पर यहाँ कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगी। देखो, जैसे मैं अगर ऑक्साइड की बात करूं, E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स थे, तो बोरान क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, बराबर। इन सब में अगर ध्यान से देखो तो जो भी आपके बोरान फैमिली के एलिमेंट है उनका स्टेट +3 आ रहा है, बराबर ना, यानी +3 वाले ऑक्साइड बनाएंगे क्योंकि ये थर्ड ए से बिलोंग करते हैं, बात समझा क्या। लेकिन ये जो गैलियम, इंडियम, थैलियम है ना, ये +1 के भी ऑक्साइड बनाते हैं, यानी अगर मैं बताऊं GaO2, यहाँ पे बताओ ना आपका Ga2O करते हैं ना, -2, तो +2 तो +1 ना, एक ऑक्सीजन में -2, तो 2 Ga में मिला के +2, एक Ga +1, IN2O और Pl2O ये +1 वाले बनाते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन भी पूछते हैं कि भाई अगर मैं आपको बताऊं कि टॉप टू बॉटम चलने पर बोरान फैमिली में टॉप टू बॉटम चलने पर, इवन क्या बोरान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन, टॉप टू बॉटम चलने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +1 की इंक्रीज होती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम चलने पर +3 की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, और +1 की इंक्रीज होती है। इसका रीजन होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझाता हूं क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, बट पहले एक बात समझो, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या होता है कि +3 वाले बना रहे हैं, +1 भी, सीधा सा लॉजिक होता है बेटा, आपसे पूछेगा कि बोरान फैमिली में टॉप टू बॉटम चलने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +1 की इंक्रीज होती है, उसका रीजन बताओ। अच्छा, +3 का मतलब क्या, ये सब 3 बॉन्ड बना रहे हैं, +1 का मतलब क्या, ये एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो आपसे ही पूछ रहा है कि व्हाई on moving down the group in boron family stability of +3 oxygen state decreases and +1 is increases, तो उसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जरा इनर्ट पेयर इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, उसको समझ लो क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक, जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट है, उसमें से जो हैवियर पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो 5th पीरियड में, 6th पीरियड में या 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके जो
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। वो पेयर एस वाला इनर होता है, उसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर। जैसे मैं समझाना चाहूँ, बोरान फैमिली का एग्जांपल है, आराम से समझो। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अपने को पता है बोरान फैमिली के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन NH2Np1 होता है, बराबर ना, NH2Np1। अब ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है, पीरियड नंबर 3 से, पीरियड नंबर 4 से, 5 से और 6 से। इसका मतलब इसका अगर मैं एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका 13, इसका 31, इसका 49, इसका 81, बराबर। तो अगर एक को मैं कंप्लीट भर दूं तो ये 1s2, 2s2, 2p1, बराबर। अब खुद देखिए बैलेंस क्या बन गया, NH2Np1। तो इसका मतलब एक सेकंड पीरियड में था, ये 2s2 2p1 बना। अब पूरा नहीं भरूंगा, डायरेक्ट बैलेंस लिखूंगा, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 और 6s2 6p1। अच्छा, मैं क्या बोला, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि इन पी ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17, बोरान से हैलोजन फैमिली, द एलिमेंट which belong to the period number 5, period number 6 and period number 7, यानी heavier element of p block element which belong to period number 5, period number 6 and period number 7, ठीक है, their outermost s are incapable to form bond, वो बॉन्ड बनाने के लायक ही नहीं रहता, ठीक है। यानी ये पेयर जो होता है, देखो इसका मतलब दिमाग लगाओ, पांचवें पीरियड में, छठे पीरियड में और सातवें पीरियड में रखे गए पी ब्लॉक के एलिमेंट के जो सबसे बाहर वाले एस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। जो पेयर है, इसका मतलब पांचवें पीरियड में सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कौन है, 5s, छठे में कौन है, 6s। ये जो पेयर है ना, दे आर इनर्ट टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले पाता, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात आती है क्यों भाग नहीं ले पाता, रीजन तो समझ में आना चाहिए, तो समझते हैं। तो पहले आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया कि पूरे पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक के जो हैवियर एलिमेंट है, हैवियर एलिमेंट बोले तो पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 को तो अपने को ध्यान ही नहीं रखना क्योंकि 7 के एलिमेंट अपने को याद ही नहीं था। तो पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 या पीरियड नंबर 7 के जो आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर इनकैपेबल ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर ही नहीं पाते, यानी दिस पेयर इज इनर टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इसका मतलब दिमाग लगाओ, ये तो 2s है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा प्यार से और ये दो भी निकल जाएगा प्यार से, तो इसका ऑक्सीजन क्या होगा, +3, ये आराम से +3 दिखाएगा। ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये भी तो निकलेगा, ऑक्सीजन स्टेट +3, ये भी एक निकलेगा, ये भी तो निकलेगा, ऑक्सीजन स्टेट +3। बट 5s 6s और 7s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब ये निकल पाएगा बट ये नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन स्टेट केवल क्या आएगा, +1, इसलिए +1। बात समझा ना, ये नहीं निकल पाएगा बट ये निकलेगा, इसलिए +1। तो इसलिए बोला टॉप टू बॉटम चलने पर +3 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +1 की इंक्रीज होती है। द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा सेम होगा क्या कार्बन फैमिली में भी, ऐसा सेम होगा नाइट्रोजन फैमिली में। जो ग्रुप पीरियड नंबर 2 3 4 के जो एलिमेंट्स होंगे पी ब्लॉक के, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर के बराबर हो। तो इनका ग्रुप नंबर क्या है, 3, थर्ड से, तो बोरान का ऑक्सीजन स्टेट 3, एल्यूमिनियम का 3, और जो हैवियर एलिमेंट्स होंगे जो पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 या पीरियड नंबर 7 से बिलोंग करेंगे, उनका ऑक्सीजन स्टेट ग्रुप नंबर -2 होगा, ग्रुप नंबर -2, तो 3 - 2 1 और 1। बात समझा ना। ऐसे आपसे पूछेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, बराबर, ये 4A से बिलोंग करते हैं, जो हमारा अगला चैप्टर बनेगा 4A से बिलोंग करते हैं। तो अगर बात करूं कि ये देखो, ये भी पीरियड नंबर 2 से, पीरियड नंबर 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, इनका स्टेबल क्या होगा, +4 ग्रुप नंबर के बराबर, इनका स्टेबल +1, इनका +2 एंड +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। भाई यहाँ भी तो क्या आएगा, जैसे यहाँ 5s2 5p1 आया, यहाँ 5s2 5p2 आया, तो वही निकल पाएंगे, 5s2 वाले तो निकल ही नहीं पाएंगे, तो वो इनर्ट होंगे। इसलिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एंट्रेंस में, विच इज मोर स्टेबल, आपसे तो पूछेगा PbCl4 और PbCl2 में स्टेबल कौन,
तो अब बदल लेड ये का ऑक्सीडेट यहाँ क्या है +4 और लेड यहाँ क्या है +2। अपने को पता है लेड तो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाएगा, उसका ग्रुप नंबर -2 होगा, तो यानी स्टेबल क्या होगा इसका +2 एंड दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। समझा गया? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस में ना। अब क्या क्वेश्चन पूछा कि PbCl2 और PbCl4 में, PbCl2 और PbCl4 में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? दिमाग लगाएंगे। अपने को दो बातें याद कर लेनी है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो अपने को पता है मेरे पास दो ऑक्सीजन स्टेट है +4 और +2 Pb+2। आप एक बताइए, अगर PbCl4 और PbCl2 की बात करूं तो Pb का स्टेबल कौन है? +2। अनस्टेबल कौन है? तो Pb+4 तुरंत किस पे जाना चाहेगा? भाई ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है, तो रिएक्शन अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाएगी। यानी PbCl4 तुरंत कन्वर्ट होना चाहेगा किस पे? PbCl2, क्योंकि Pb+4 क्या है? अनस्टेबल है। और +4 से +2 जाने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका PbCl4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझा क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, इनको बोलो सर PbCl कुछ नहीं बोल सकते, PbCl2 Pb+2 स्टेबल है, ये गलती से भी नहीं करेगा चलो हम +4 में जाए। क्यों आगे बढ़ना चाहिए? क्या बोल गया SiCl2 और SiCl4 में कौन ज्यादा स्टेबल? सिलिकॉन डाइक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो सिलिकॉन यहाँ +2 है, सिलिकॉन +4 है, और सिलिकॉन पीरियड नंबर 2 पीरियड नंबर 3 पीरियड 6 का थर्ड यूनिट के एलिमेंट का भी यूनिट एलिमेंट नहीं दिखाते, इसका क्या होगा? 3s2 तो 3p वाला भी निकलेगा, 3s वाला निकलेगा, स्टेबल +4 होगा, इसका मतलब स्टेबल। समझ में आ रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट? यानी व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 17 तक, ठीक है, कि जितने भी हैवियर एलिमेंट होते हैं, इसका मतलब पीरियड नंबर 5 पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 के जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उनके आउटर मोस्ट एस सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात समझा ना? तो अगर मैं पूरे पी ब्लॉक में दिखा दूं इस बात को, जरा ध्यान देना। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम बराबर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन बराबर। ये पूरा पी ब्लॉक हो गया। यस, ये पीरियड नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसका मतलब यहाँ तक के जो एलिमेंट बराबर, इनका ग्रुप नंबर है 3rd A, इनका 4th A, इनका 5th A, इनका 6th A, इनका 7th। तो जो पीरियड नंबर 2 पीरियड नंबर 3 या पीरियड नंबर 4 के जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। बराबर, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इनके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। इसका +3, इनका +4, इनका +5, इनका +6, इनका, इन सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये इनके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। पर जो हैवियर एलिमेंट है पी ब्लॉक के, जो पीरियड नंबर 5 पीरियड नंबर 6 या पीरियड नंबर 7 से बिलोंग करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर से 2 कम होगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो +1, इनका 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 बात समझा ना? ठीक है, क्योंकि पूरे पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np126 बराबर ना? तो इसका मतलब ये NS2Np1 है, ये NS2Np2, NS2Np3, NS2Np4, NS2Np5 और NS2Np6 तो लड़ गया हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट है, उनके जो हैवियर एलिमेंट होते हैं, जो पीरियड नंबर 5 पीरियड नंबर 6 या पीरियड नंबर 7 से बिलोंग करते हैं, उनकी ये वाले जो सेल के जो आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ये पेयर इनर्ट माना जाता है टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब दिमाग क्वेश्चन चल रहा है, ऐसा क्यों इनर्ट होता है? ठीक है, तो क्या दिक्कत है इस आउटर मोस्ट 5s और इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा, वो दिक्कत 2s और 3s और 4s के साथ क्यों नहीं है? ये भी बात समझ में आनी चाहिए। चलो उसको समझाते हैं। मैं थैलियम का एग्जांपल, क्योंकि बोरान फैमिली पढ़ा रहा हूं, तो थैलियम का एग्जांपल दे देता हूं कि क्यों थैलियम, ये जो 6s वाला इलेक्ट्रॉन है ये इनर्ट,
ठीक है, बहुत ध्यान देखना। थैलियम का एटॉमिक नंबर 81, ठीक है। ये जो लास्ट इनर्ट गैस क्रॉस करके आया है वो जेनॉन ही है 54। उसके आगे क्या होगा 4F14, 5D10, 6F61 होगा ना, जोड़ लो।